और बच्चों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो बच्चों मैंने फर्स्ट वीडियो में ये कराया था आपको हड़प्पा सभ्यता की कि हड़प्पा सभ्यता क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम क्या थे, है ना? उसके अलावा हमने ये पढ़ा था सर्वेक्षण डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, इसको देखा था। तो बच्चों मैंने फर्स्ट वीडियो कंप्लीट फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, आज वाली वीडियो में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, मतलब आज से जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो फर्स्ट वीडियो में था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। आज की वीडियो में थोड़ा सा जो मेन जो टॉपिक है इसमें से उसको देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज की वीडियो में वो है जीवन निर्वाह के तरीके कौन कौन से थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग जीने के लिए या अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए क्या करते थे। उसके अलावा इसमें हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो की विशेषता देखेंगे। तो मोहनजोदड़ो की क्या क्या विशेषता थी, उसके नगर, उसके दुर्ग, तो दुर्ग और निचला शहर, इसको डीपली देखेंगे। तो दुर्ग की क्या विशेषता थी, वहां के मालगुदाम और विशाल स्नानागार। देन निचला शहर की विशेषता देखेंगे, जल निकास प्रणाली और गृह स्थापत्य कला। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हमारे ये सारे टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का। उस वाले पार्ट से में से मेनली आपको जो क्वेश्चन है नहीं आता है, जो आपका ये वाला पार्ट है इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस बात पर थोड़ा ध्यान देना आप लोग। अब देखो, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीवन निर्वाह के तरीके, मतलब इसमें वो लोग जीने के लिए क्या क्या करते थे। तो देखो, आपको इसमें दिख रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन निर्वाह के लिए सबसे पहले क्या करते थे, कृषि। देखो, आपको ये चीज तो पता होगी कि इंडिया की 70 to 80% पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट थी, कृषि पे, है ना? तो ये तो सभी को पता है, क्योंकि पहले के टाइम पे लोग कृषि करते थे, है ना? तो ऐसे हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन जीने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, खाने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, कृषि करते थे। ठीक है, तो कृषि में वो लोग क्या क्या करते थे, कौन सी फसल उगाते थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, सफेद चना उगाते थे। तो वो लोग क्या क्या उगाते थे, गेहूं, जौ, दाल, बाजरा और सफेद चना को वो लोग क्या करते थे, उगाते थे। उसके अलावा जब वो लोग खेती करते होंगे तो उनको पानी भी चाहिए होगा, है ना? सिंचाई के लिए पानी चाहिए होता होगा। तो वो लोग सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेते थे, नहर और कुओं का प्रयोग करते थे पानी के लिए। सुतकांदोर एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे कुएं मिले थे, लाइक 600 कुएं कुछ मिले थे। उसके बाद देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सिंचाई के लिए वो लोग नहर और कुएं का प्रयोग करते थे। उसके अलावा खेत जोतने के लिए वो लोग किसका प्रयोग करते थे, बैलों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, बैलों का प्रयोग करते थे। अगर आप उस टाइम की मुद्रा देखोगे ना, जो भी सिक्के देखोगे हड़प्पा सभ्यता के, तो उसमें बैल का साइन बना होता था। क्यों? बैल उस टाइम पे कृषि में, देखो जो लोग कृषि करते हैं ना उनके लिए सिंचाई, खेत जोतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे वो लोग अपने सिक्के बैल इसलिए बनाते थे क्योंकि कृषि करने के लिए बैलों की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। ठीक है, तो खेत जोतने के लिए वो लोग किसका प्रयोग करते थे, बैलों का प्रयोग करते थे। सिंचाई के लिए किसका प्रयोग करते थे, नहर और कुएं। उसके अलावा आगे देखो, खेत जोतने के लिए और किस चीज का प्रयोग करते थे, बैलों का तो करते थे। उसके अलावा भी खेत जोतने के लिए वो लोग किसका प्रयोग करते थे, मिट्टी के बने हल, हल का प्रयोग क्या करते थे, वो लोग करते थे। ठीक है, तो मिट्टी के बने जो हल है वो कहाँ से मिले हैं आपको, बनावली से मिले हैं। ठीक है, तो खेत जोतने के लिए वो लोग किस किस का प्रयोग करते थे, मिट्टी के बने हल का प्रयोग करते थे। ठीक है, जो कहाँ से मिले हैं, बनावली, हरियाणा से। ठीक है, तो ये तो था कुछ और। अब इसके अलावा थोड़ा सा मैं और दे देती हूँ जो आपको 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब आपसे इसके लिए पूछ सकता है, खेत जोतने के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखो स्लाइड में ना वो छुप गया है, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ कि खेत जोतने के लिए, खेत जोतने के प्रमाण कहाँ से मिले थे हमें, कालीबंगन, राजस्थान से। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिले थे, खेत जोतने के प्रमाण। हल के बने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो कहाँ से मिले थे, बनावली, हरियाणा से। उसके अलावा नहर के अवशेष कहाँ से मिले थे आपको, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में नहर हमें कहाँ से मिले थे, शोतुगई। शोतुगई अफगानिस्तान में एक जगह है, वहां से मिले थे। उसके अलावा जलाशय, मतलब बड़े बड़े जलाशय का निर्माण हमें कहाँ से मिले हैं, लोथल, गुजरात से मिले हैं। उसके बाद धान, मतलब चावल करने के, जो लोग चावल की खेती करते थे, उसका अवशेष हम लोग कहाँ से मिले हैं, लोथल, गुजरात से मिले हैं। तो बच्चों देखो, इस वाले जो चैप्टर्स में ना हम लोग जो मेन पढ़ेंगे वो कौन कौन सी जगह है, लोथल, बनावली, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो
और हड़प्पा। इन 5 जगहों के बारे में हमें सिर्फ पढ़ना है मेनली, ठीक है, क्योंकि जो हमें अवशेष मिले हैं मेनली यहीं से मिले हैं। आपसे पूछ सकता है कि भारत में ऐसी कौन सी जगह अभी भी है जहां से हड़प्पा के कुछ साक्ष्य मिले थे, तो सिर्फ लोथल से ही हमें कुछ हड़प्पा के साक्ष्य मिले थे, बाकी सारी जगह कहाँ थी, पाकिस्तान में है वो जगह। हड़प्पा सभ्यता मैक्सिमम हड़प जो पाई गई थी वो पाकिस्तान में पाई गई थी, मतलब पाकिस्तान का एक टाइम पे एरिया हमारे पास था, पर अभी तो वो अलग हो चुका है, बट एक टाइम पे इंडिया में था, तो बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इंडिया में पाई गई थी। सबसे पहले वो लोग क्या करते थे, कृषि करते थे। दूसरा वो लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे। देखो बच्चों, एग्जाम से आपसे पशुपालन और शिकार नहीं पूछेगा, कृषि से अलग से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो सिर्फ कृषि फोकस करना है। तो वो लोग पशुपालन की चीज क्या करते थे, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर को क्या करते थे, वो लोग पालते थे, ठीक है। इन लोगों का दूध यूज करते थे, या तो इनको अपने खेत, मतलब खेत में इन लोगों का यूज करा जाता था, मतलब इन सारे जानवरों को वो लोग क्या करते थे, पालते थे। उसके अलावा वो लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। उसके बाद थर्ड क्या है आपका, शिकार। तो शिकार वो लोग किस चीज का करते थे, मछलियों का और पक्षियों का, ठीक है। शिकार का मतलब उनका हंटिंग करके उसको खाते थे। तो वो लोग मछलियों को और पक्षियों की हड्डियां हमें वहां से मिली है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वहां के लोग क्या करते थे, इनका शिकार भी करते थे। मतलब कि ये लोग नॉन वेजिटेरियन थे, मतलब मांसाहारी थे, मतलब ये लोग खाते, मतलब ये सब खाते थे मांस वगैरह भी, ठीक है। उसके बाद देखो, अब जीवन निर्वाह के तरीके तो टॉपिक खत्म हो गए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, मोहनजोदड़ो। अब देखो बच्चों, हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता बोलने का क्या रीजन है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा जगह खोजी गई थी, बाद में मोहनजोदड़ो खोजा गया था, है ना। तो ये तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया भी था कि जो हड़प्पा है वो कब खोजा गया था, 1921 में, और जो मोहनजोदड़ो है वो कब खोजा गया था, 1922 में, है ना। तो पहले आपका हड़प्पा खोजा गया था, बाद में मोहनजोदड़ो। पर मोहनजोदड़ो ज्यादा फेमस था बच्चों, क्योंकि मोहनजोदड़ो वो था, वो शहरी सभ्यता थी, ये शहरी था, एक तरीके से शहर था यहाँ पे, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में ज्यादा कुछ हमें मिला था, मतलब मोहनजोदड़ो के लोग ज्यादा क्रिएटिव थे, बट हड़प्पा पहले मिला था, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ गया, ठीक है। अगर मोहनजोदड़ो पहले मिलता तो मोहनजोदड़ो नाम पड़ता इसका, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी, आप रखालदास बनर्जी ने करी थी, रखालदास बनर्जी ने। और हड़प्पा की खोज किसने करी थी, दयाराम सानी ने करी थी। अब देखो, मोहनजोदड़ो के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। मोहनजोदड़ो से बच्चों एक क्वेश्चन आता ही आता है, 1 मार्क में, 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, बट एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो देखो क्या लिखा है, ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक था, मतलब लोथल, कालीबंगन, बनावली, मोहनजोदड़ो, तो ये भी एक था उनमें से। ये आधुनिक समय में पाकिस्तान के लड़काना जिले में है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे सभ्यता कहाँ पे पाई जाती है, पाकिस्तान के लड़काना जिले है, वहां पे पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 125 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल में से एक था, ठीक है, मतलब सारे स्थलों में से सबसे प्रसिद्ध क्या था, मोहनजोदड़ो था। बट हड़प्पा पहले खोजा गया था, इसकी वजह से इसका नाम हड़प्पा पड़ा, ना तो इसका नाम मोहनजोदड़ो सभ्यता पड़ता, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा था, तो कौन सा था, मोहनजोदड़ो था, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने थोड़ी सी आपको बेसिक डिटेल दे दी है, तो कि आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, मोहनजोदड़ो की थोड़ी विशेषता पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग देखो हड़प्पा की कोई विशेषता नहीं है, हड़प्पा में कुछ नहीं पाया गया था, जो भी पाया गया था मोहनजोदड़ो में पाया गया था। बट मोहनजोदड़ो सभ्यता नहीं बोलते इसको, एक ही रीजन था, हड़प्पा पहले खोजा गया था। तो देखो, मोहनजोदड़ो की 3 विशेषता थी। सबसे पहले तो उसके नगर, ठीक है, कि उसके नगर 2 भाग में बांटे गए थे। उसके बाद इसका गृह स्थापत्य कला और इसका जल निकास प्रणाली, ठीक है। तो ये 3 चीजें मोहनजोदड़ो की सबसे विशेष थी। तो मोहनजोदड़ो को 2 नगर कौन कौन से थे, दुर्ग और निचला शहर, ठीक है। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो के 2 शहरों किसमें बांटा गया था, दुर्ग और निचला शहर में बांटा गया था। इसको मैं डीपली भी आगे आपको बताऊंगी। उसके बाद है गृह स्थापत्य कला। गृह स्थापत्य कला में क्या था कि घरों को वो लोग क्या करते थे, पहले हड़प्पा के लोग डिजाइन करवाते थे, मतलब कि पहले वो लोग प्लानिंग करते थे घर कैसे बनवाना है, उसके बाद घर बनाया जाता था। तो ये बहुत यूनिक है बच्चों, कि उस टाइम पे, आज से मैं बहुत टाइम पहले की बात कर रही हूँ, कम से कम 200 से 300 साल पहले, कि लोग उस टाइम पे पहले प्लानिंग करते थे घर की, कि घर का पहले प्लान करना, देन उसको क्रिएटिव करना, बनाना,
ये बहुत बड़ी बात है, जिसको आज के टाइम पे हम लोग आर्किटेक्ट बोलते हैं, है ना? पर ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता बहुत पहले से चलती आ रही थी। उसके बाद जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली क्या था? जो शहर घर का गंदा पानी था, वो कहाँ जाएगा? जल निकास प्रणाली एक तरीके से नाली, जो नाली बनाई गई थी ना, वो इसी टाइम पीरियड में सबसे पहले बनाई गई थी कि शहर का गंदा पानी या घर का गंदा पानी कहाँ पे जाएगा? नाले में जाएगा। तो नाली की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? जल निकास प्रणाली बोला जाता है। अब इन तीनों टॉपिक में थोड़ा डीपली बताने वाली हूँ कि क्या-क्या थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो की विशेषता से एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद देखो मोहनजोदड़ो के नगर। मैंने आपको बोला था कि मोहनजोदड़ो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, दुर्ग और निचला शहर। तो दुर्ग क्या था और निचला शहर क्या था? तो बच्चों ध्यान समझना, अगर आप लोग बुक में मैप में देखोगे ना, बुक में एक पेज नंबर पे देखना आपको दिखेगा, दुर्ग तो साइज में छोटा होता था, ठीक है? बट ना ये क्या था, एक तरीके से दुर्ग में सिर्फ ना कहते हैं कि पंडित लोग रहते थे, मतलब सामान्य जनता नहीं रहती थी दुर्ग में। दुर्ग में जैसे कि राजा रहते होंगे या जो बहुत ज्यादा अमीर होते थे ना, वो लोग दुर्ग में रहते थे, और सामान्य जनता कहाँ पे रहती थी? निचला शहर में रहती थी, ठीक है? दुर्ग में बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे, या कोई राजा वगैरह, एक तरीके से अमीर लोगों की बस्ती थी दुर्ग, और सामान्य लोगों की बस्ती क्या थी? निचला शहर, ठीक है? तो दुर्ग को किस में बनाया गया था? ऊंचाई पे बनाया गया था, और यहाँ पे आपको चबूतरे मिलेंगे, जैसे घर पे ऊपर देखते होगे आप लोग चबूतरे बने होते हैं, ठीक है? दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। देखो, जो दुर्ग होता था ना, जैसे आपका घर है, मान के चलो ये आपका घर है ना? अब इसके चारों तरफ क्या होती है? दीवारें होती है ना? तो दुर्ग को भी क्या करते थे? चारों तरफ से दीवारों से घेरते थे। क्यों घेरते थे? ताकि ये इसको निचला शहर से क्या करेगा? अलग। अब मान के चलो ये दुर्ग है, अब यहाँ पे क्या था? ये निचला शहर है, ठीक है? और ये क्या है? आपका दुर्ग है। तो दुर्ग को निचला शहर को अलग करने के लिए कुछ चाहिए, तो ये दीवार होती थी बीच में, इसे क्या करते थे? दीवार। तो ये क्या करती थी? इनको अलग करती थी। तो ऐसे निचला शहर की भी दीवारें होती थी, और दुर्ग की भी ऐसी क्या होती थी? दीवारें होती थी। उसके बाद देखो, दुर्ग क्या होता था? आकार में छोटा होता था। छोटा क्यों होता था? क्योंकि यहाँ पे सामान्य जनता नहीं रहती थी, बहुत कम लोग रहते थे, एक तरीके से कहते हैं ब्राह्मण लोग रहते थे, ठीक है? उसके बाद देखो, ये दीवार इसे निचला शहर से क्या करती थी? अलग करती थी। अभी मैंने आपको बताया, जो चारों तरफ इसके बॉर्डर बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? ताकि इसको निचला शहर से अलग करा जा सके। उसके बाद नेक्स्ट देखो, दुर्ग की ऊंचाई का कारण क्या था? देखो, दुर्ग को ऊंचाई पर क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये कच्ची ईंटों के चबूतरे से बनी थी। क्योंकि ये क्या था? चबूतरा था, मतलब यहाँ पे जो बना होता था, जो भी चीज बनी हुई थी, वो कच्ची ईंटों से बनी होती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं था, एक तरीके से अनुष्ठान के लिए या कोई पब्लिक प्लेस था। दुर्ग क्या था? पब्लिक प्लेस था। और निचला शहर क्या था? एक तरीके से जहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है? तो दुर्ग में सब जगह आपको क्या मिलेंगे? चबूतरे मिलेंगे। आप लोग बुक में देखना, बुक में आपको फोटो मिल जाएगी इसकी। उसके बाद देखो, दुर्ग मैंने आपको बता दिया, अब निचला शहर बताती हूँ। अब निचला शहर को ध्यान से देखो। निचला शहर क्या होता था? आकार में छोटा होता था, बड़ा होता था, सॉरी बच्चों, क्योंकि दुर्ग छोटा होता था, ये आकार में बड़ा होता था। बड़ा क्यों होता था? क्योंकि यहाँ पे सामान्य जनता रहती थी, ठीक है? और निचले शहर को भी दीवारों से घेरा गया था। क्यों घेरा गया था? ताकि दुर्ग को निचला शहर से अलग कर सके। कई भवनों पे ऊंचे चबूतरे भी होते थे। चबूतरे टाइप मतलब छत, छत टाइप बने होते थे, ठीक है? तो वो बहुत कम घरों में होते थे चबूतरे। जो बहुत अमीर होते थे वो लोग चबूतरे बनवाते थे, सभी लोग चबूतरे नहीं बनवाते थे। यहाँ पहले बस्ती का नियोजन किया गया था। नियोजन मतलब यहाँ पे जो घर बने थे, या एक होता है ना कॉलोनी, तो कॉलोनी का पहले प्लानिंग किया गया था, कैसे बनेगा, घर कैसे होंगे, रोड कैसे बनाई जाएगी, नाली कैसे बनाई जाएगी, ठीक है? तो हर चीज की डायरेक्शन, घर कैसे होगा, बीच में आंगन होगा, आंगन के चारों तरफ कमरे होंगे, कमरे में खिड़कियां नहीं होगी, तो ये सब का पहले नियोजन होता था। तो घर बनने से पहले वहां पे हर चीज का नियोजन करा जाता था। तो यहाँ मात्र घर का आधार बनाने के लिए, समझ आया? तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उनका जो घर होता था, उसका सिर्फ वो लोग जब आधार आधार बनवाते थे, आधार मतलब नीचे की जगह, तो उसको बनाने में सिर्फ 40 लाख श्रमिकों की जरूरत पड़ती थी। समझ आया? आपको समझ आया कि यहाँ पे घर कितने बड़े होते होंगे? इतने बड़े घर होते थे कि 40 लाख से ज्यादा मतलब कि श्रमिकों की क्या होती थी? यहाँ पे जरूरत होती थी। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि मोहनजोदड़ो को दो नगर में बांटा गया था, दुर्ग और निचला शहर। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन कर दिया, पर बच्चों दुर्ग की भी कुछ विशेषता थी अलग से, और निचला शहर की भी कुछ विशेषता थी। तो सबसे पहले मैं आपको दुर्ग की विशेषता बता देती हूँ, उसके बाद निचला शहर की विशेषता बताऊंगी, ठीक है? तो दुर्ग की 3 विशेषता थी। सबसे पहले यहाँ की ईंटें। ईंटें तो बच्चों बहुत फेमस थी यहाँ पे, क्योंकि ना यहाँ पे ईंटों को ना भट्टी पे पकाकर लाल कलर की ईंटें होती थी। और जो यहाँ पे ईंटों का आकार होता था ना, जैसे आज के टाइम पे आप लोग ईंटें देखते हो, कुछ ईंटें लाल कलर की होती है, क्योंकि वो भट्टी पे पकाई जाती है।
तो इसका सबसे पहले आविष्कार ना हड़प्पा की सभ्यता के लोगों ने करा था कि ईंटों को पहले एक आकार देना है, आकार देने के बाद इसको भट्टी में पकाना है, देन उसको यूज करना है। ठीक है, तो ये दुर्ग की सबसे पहली विशेषता थी क्या, ईंटें। उसके बाद दूसरा क्या था, वहां का माल गोदाम। और तीसरा क्या है, विशाल स्नानागार। तो दुर्ग की भी 3 विशेषताएं हैं। देखो पहले मोहनजोदड़ो को 2 भाग में बांटा गया, दुर्ग और निचला शहर। अब दुर्ग की भी कुछ विशेषताएं हैं और निचला शहर की भी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ईंटों के बारे में पहले मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, तो तीनों को डीपली एक्सप्लेन करूंगी आपको, क्योंकि एग्जाम में आता है। क्योंकि अब बच्चों पैटर्न चेंज हो चुका है, पहले के मुकाबले आजकल पेपर बहुत टफ आता है। जहां से हम लोग नहीं सोचते क्वेश्चन आ जाएगा, वहां से क्वेश्चन आ रहा है। पहले जो मैं आपको टॉपिक करा रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आते भी नहीं थे, पर देखो अब आ रहे हैं। अब देखो ईंटों की कुछ विशेषता बताती हूँ। अब पहला पॉइंट क्या लिखा है, ईंटें हड़प्पा सभ्यता को भी क्या करती थी, एक अलग महत्व था। ईंटों का भी एक अलग महत्व था। क्यों, क्योंकि एक विशेष तरीके से बनाई जाती थी। देखो घर के नियोजन में ईंटों का महत्वपूर्ण योगदान था। घर के नियोजन में मतलब देखो, जब घर बनाया जाएगा तो ईंटों की जरूरत पड़ेगी। आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम कि घर ना पहले के टाइम पे मिट्टी के बने होते थे, पर हड़प्पा सभ्यता में अगर आप सोचोगे, सोच के भी नहीं सोच सकते कि हड़प्पा सभ्यता के सारे घर ईंटों से बनाए गए थे। ठीक है, इतनी ईंटें मिली थी हमें हड़प्पा सभ्यता से कि पूरी रेलवे लाइन बिछा दी गई थी उससे पंजाब में। पंजाब से लेकर लाहौर तक एक पूरी रेलवे लाइन बिछा दी थी इंजीनियर्स ने। इतनी ईंटें हमें वहां से मिली थी। उसके बाद देखो, हड़प्पा सभ्यता में सारे घर किसके बने होते थे, ईंटों से बने होते थे। ईंटों कैसे बनाते थे, ईंटों की जो मिट्टी होती थी ना, पहले उसको धूप में सुखाते थे, देन भट्टी पर पकाकर क्या करा जाता था, बनाया जाता था। पहले उसको शेप दी जाती थी ऐसे कर कुछ करके, देन उसको सुखाते थे धूप में, देन उसको भट्टी पर पकाते थे ताकि वो लाल हो जाए और मजबूत हो जाए ईंटें। तो उस टाइम पे लोग पक्की ईंटों का यूज करते थे। पक्की ईंटें कौन होती है, जो भट्टी पकती हैं। और कच्ची ईंटें क्या होती है, जो भट्टी पर नहीं पकती हैं, सिर्फ उनको धूप में सुखाकर आप लोग जो यूज करते हो वो सूखी ईंटें होती है एक तरीके से, भट्टी पर नहीं पकी होती है। भट्टी पर पकी हुई ईंटें बहुत मजबूत होती हैं। अब इसका भी क्या होता था, एक अनुपात होता था ईंटों का। तो ईंट की जो लंबाई और चौड़ाई होती थी, ये क्रमशः कितनी होती थी, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी या तो 2 गुनी होती थी। ठीक है, तो एक विशेष तरीके से यहाँ पे ईंटें बनाई जाती थी, जो हड़प्पा सभ्यता की कुछ स्पेशल थी। उसके बाद देखो माल गोदाम। माल गोदाम का आपने सुना होगा, वेयर हाउस। माल गोदाम क्या होता है, जहाँ पे अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता है। मतलब एक साल के अंदर में किसान जो भी उगाता है ना, उसे कहाँ पे रखा जाता था, माल गोदाम में। अब देखो, अगर मैं इतिहासकारों की बात करूं, तो उनको माल गोदाम के ना सारे अवशेष नहीं मिले हैं। जो उसका नीचे का पार्ट था ना, ऊपरी पार्ट था, वो तो खत्म हो गया। जो इसका नीचे का पार्ट था, सिर्फ हमें वही मिला है, मतलब बेस मिला है। तो माल गोदाम जो बनाए गए थे, माल गोदाम कैसे होते हैं, एक तरीके से घर टाइप का होता है। ऐसा कुछ घर होता है ना, ऐसा कुछ घर होता है। तो माल गोदाम क्या होते थे, कुछ ऐसे होते थे। इसमें क्या होता था, जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये सिर्फ हमें मिला था इतिहासकारों को, ऊपर वाला पार्ट नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट को ना लकड़ी से बनाया गया था और नीचे वाले पार्ट को ईंटों से बनाया गया था। तो ईंटें पक्की ईंट होती थी, तो वो तो बची हुई मिल गई, बट लकड़ी क्या होती है, बारिश में खराब हो जाती है ना। तो ईंटें क्या हो गई थी, गल गई थी। तो जब इतिहासकारों ने माल गोदाम देखे हड़प्पा सभ्यता के, तो सिर्फ उनको नीचे का पार्ट दिखा, ऊपर का पार्ट नहीं दिखा था। तो ना दिखने का रीजन क्या है, क्योंकि वो लोग ईंटें लकड़ी से बनी होती थी। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, माल गोदाम की ईंटों से बने सिर्फ नीचे के पार्ट मिले हुए हैं, शेष बचे हुए हैं। क्योंकि बाकी पार्ट ईंटों, क्योंकि वहां के जो पार्ट थे ईंटों से बनाए गए थे। मतलब ऊपरी पार्ट किससे बनाए, निचला पार्ट जो था, नीचे का किससे बनाया गया था, ईंटों से बनाया गया था। जबकि ऊपर का पार्ट किससे बनाया गया था, लकड़ी से बनाया गया था, जिसकी वजह से वो गल गई और खराब हो गई। लकड़ी थी तो गल गई और गिर गई। तो इसी जो हमें जब इतिहासकार ढूंढने के लिए यहाँ पे गए थे, तो सिर्फ उनको क्या मिला था, नीचे का पार्ट। थर्ड क्या है आपका, विशाल स्नानागार। बच्चे स्नानागार बहुत इंपॉर्टेंट था दुर्ग में। तो यहाँ पे क्या होता था, बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे। अनुष्ठान समझ गए, यज्ञ वगैरह टाइप। तो स्नानागार में ना सामान्य जनता नहाने के लिए नहीं जाती थी। ब्राह्मण लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते थे, या किसी को पूजा पाठ करना होता था, शुद्ध काम करना होता था, तो पहले उनको विशाल विशाल स्नानागार में नहाना होता था। तो विशाल स्नानागार किस किस टाइप के होते थे, मतलब कि आयताकार टाइप के होते थे। इसके चारों तरफ क्या होते थे, गलियारे होते थे। गलियारे मतलब पानी निकलने की जगह, जैसे ये चारों तरफ क्या होते थे, गलियारे होते थे। और इसके उत्तर और दक्षिण में क्या मिलती थी, ईंटें मिलती थी। मतलब ईंटें नहीं, सीढ़ी। जैसे जैसे एक सीढ़ी यहाँ पे होती थी, एक सीढ़ी यहाँ पे होती थी। क्यों, यहाँ पे जाने के लिए। तो तल तक जाने के लिए स्नानागार मतलब बाथ टब टाइप, बात होता है ना बाथ टब आपके घर में, उस टाइप का होता है। तो जो बड़े बड़े होते हैं, आपने हरिद्वार देखा होगा जिन बच्चों ने, हरिद्वार में क्या होता है, एक नदी बह रही है और नदी में नहाने के लिए लोग क्या करते हैं, सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। तो ऐसे यहाँ पे था,
एक आयताकार जलाशय था जहां पे नीचे जाने के लिए क्या बनी होती थी, ईंटें बनी थी होती थी। उसके बाद कक्ष होते थे, क्या कपड़े बदलने के लिए क्या बनाए गए थे, रूम बनाए गए थे। तो 2-3 रूम बनाए गए थे। तो जलाशय का जो गंदा पानी होता था वो कहाँ चला जाता था, नाले में। जिसको जल निकास प्रणाली में आकर आपको पढ़ाऊंगी, तो इसका गंदा पानी कहाँ जाता था, नाले में। तो जलाशय किससे जोड़ा गया था, नालों से जोड़ा गया था, ताकि गंदा पानी नाले में जा सके। उसके बाद और जलाशय में पानी डालना है, मतलब बाथ टब में या तो जलाशय में पानी डालने के लिए किसका प्रयोग करते थे, कुओं का प्रयोग करा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे पानी किससे आता था, कुओं से आता था। आगे देखो, अब तो मैंने आपको बता दी दुर्ग की विशेषता, बता दी क्या क्या, ईंट, माल गोदाम और आपका विशाल स्नानागार। अब मैं आपको कुछ निचला शहर की विशेषता बताती हूँ कि निचला शहर की क्या क्या विशेषता थी। तो निचला शहर की भी 2 विशेषता थी बच्चों, कौन कौन सी, जल निकास प्रणाली और गृह स्थापत्य कला। जल निकास प्रणाली मतलब नालियों का प्रबंधन, नाली मतलब कि गंदा पानी कहाँ जाएगा, उसके लिए प्रबंधन। उसके बाद है गृह स्थापत्य कला। गृह स्थापत्य कला मतलब घर कैसे होंगे, आवास की प्लानिंग, आवास का नियोजन। तो ये बच्चों हड़प्पा सभ्यता का ना बहुत स्पेशल था। क्यों, आज के टाइम पे भी लोग ना घर का ना वो नहीं करते हैं, पहले मैप बनाएंगे घर कैसे बनेगा, घर में क्या कैसे क्या होगा, ये सब नहीं देखते हैं, डायरेक्ट बनवा देते हैं। सब लोग आर्किटेक्ट से थोड़ी बनवाते हैं घर, है ना। बट उस टाइम के लोग, सारे लोग आर्किटेक्ट मतलब एक तरीके से पहले घर का प्लानिंग करते थे, घर कैसे होगा, कहाँ पे आंगन होगा, कमरे कहाँ पे होंगे, सीढ़ियां बनवानी है कि नहीं बनवानी है, सेकंड फ्लोर बनवाना है कि नहीं बनवाना है, छत बनवानी है कि नहीं बनवानी है, ठीक है, खिड़की किस कमरे में लगेगी, किस कमरे में नहीं लगेगी, सब। और जल निकास जब नाली बनाई गई थी तो नाली कैसे बनाई जाएगी, तो ये सब चीजें मैं आपको थोड़ा डीपली बता देती हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या है, जल निकास प्रणाली। तो जल निकास प्रणाली की बात करते हैं। तो जल निकास प्रणाली अनूठी विशेषता में से एक था, मतलब हड़प्पा सभ्यता की अनूठी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में से एक है। तो बच्चों मेनली जो क्वेश्चन आता है ना आपका, जल निकास प्रणाली से आता है, गृह स्थापत्य कला से आता है, या तो विशाल स्नानागार से आता है। ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग अंतिम संस्कार पढ़ेंगे, वो बाद में है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो समाजीय विभिन्नता में आएगा। बट अभी तक मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ इसमें 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जल निकास प्रणाली, गृह स्थापत्य कला और आपका विशाल स्नानागार। ठीक है, देखो अब नाली कैसे बनाई जाती थी, सड़कें जो होती थी ना, सड़कें और नालियों ग्रिड पद्धति बताया गया था। ग्रिड पद्धति मतलब जैसे आप लोग अपने आसपास देखते होंगे, नाली कैसे होती है, सीधी लाइन में होती है ना, सीधी लाइन में नाली होती है, इसकी चारों तरफ क्या होती है, नाली बनी होती है, और नाली के पास क्या होते हैं, घर बने होते हैं। नाली के ऊपर क्या बने होते हैं, घर। आप लोग अपना घर देखते होंगे, आपका घर होता है, आपके घर के आगे क्या बनी होती है, नाली, और नाली के बीच में क्या होता है, मतलब ऐसा करके बड़ा सा नाला होता है ना, होता है ना। तो ऐसी इसी पद्धति को क्या बोलते हैं, जल निकास प्रणाली। कि पहले एक लाइन होगी, वहां पे क्या बनाई जाएगी, नाली, नाली के आसपास क्या बनाए जाएंगे, घर, और वो वहां पे एक बड़ा सा नाला बनाया जाएगा, उसका पानी क्या जाएगा, नाले में जाएगा, और नाले का पानी फिर एक बड़ा सा नाला होता था उसके अंदर जाता था। ठीक है, तो देखो हड़प्पा सब तो ये एक दूसरे को किससे काटती, समकोण पर काटती। समकोण मतलब जैसे ये जा रहा नाली, ये रोड है, ये नाली है, ठीक है, देन ये रोड है। तो यहाँ पे बीच में एक नाली होती है ना, आप लोग देखते होंगे रोड पे, जब आप लोग अपने घर में किसी भी निकलते होगे रोड से, आप लोग क्या देखते हो, जब रोड पे निकलते सीधे सीधे निकलते हो ना, तो क्या होता है, बीच बीच में आपको क्या दिखते हैं, नाले दिखते हैं, साइड साइड में नाली दिखती है, साइड साइड में नाली होती है, बीच में क्या होते हैं, नाला होता है इस टाइप का। तो इसी को बोलते हैं समकोण पे काटना। समकोण कैसा होता है, 90 डिग्री टाइप। उसके बाद देखो, पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया। सबसे पहले क्या बनाई गई, नालियों के साथ क्या बनाई गई, गलियां। फिर गलियों के बाद क्या बनाया गया, इसके आसपास आवास बनाए गए ताकि लोग वहां पे रह सके। तो जल निकास प्रणाली क्या थी, एक तरीके से कि पहले गली बनाई गई, फिर गली के बाद क्या बनाया गया, नाले बनाए गए, देन नाले के बाद क्या बनाए गए, वहां पे घर बनाए गए। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, गृह स्थापत्य कला। गृह स्थापत्य कला क्या है, घर की प्लानिंग। अब कैसे करते थे, मोहनजोदड़ो का पिछला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण है। तो जो निचला शहर था, सॉरी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे निचला शहर आएगा, निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण है, क्योंकि दुर्ग में तो नहीं बने थे घर, तो किस में बने थे, निचला में। अब घर कैसे बनाए होते थे, घर में एक आंगन होता है, जैसे आप लोग गांव के घर देखते होंगे, गांव घर में क्या होता है, बीच में एक आंगन होता है, आंगन के चारों तरफ क्या होते हैं, कमरे होते हैं, है ना। आंगन में क्या काम करती हैं औरतें, खाना पकाती हैं तो कटाई करती है, कटाई मतलब
बुनना, कपड़े बुनना या कुछ भी काम सब लोग कहाँ पे होता था, आंगन में होता था। उसके बाद कई कमरों में ना खिड़कियां नहीं होती थी। खिड़कियां क्यों नहीं होती थी? बहू बेटी को दिखाने के लिए ना लोग पसंद नहीं करते थे उस टाइम पे। आज भी प्राइवेसी उस टाइम पे भी होती थी। तो गांव में क्या होता है कि काफी सारे कमरे में ना खिड़कियां नहीं होती हैं, ताकि वो लोग एकांतवास बना सके। एकांतवास का मतलब पर्सनल, ताकि घर की बहू बेटियों को देख ना सके, इसलिए खिड़कियां नहीं बनी होती थी। ठीक है। इसके बाद देखो, इस घर में ना कोई डायरेक्ट अंदर नहीं घुस सकता था। पहले क्या होता था बीच में, जब गांव के घर कैसे होते हैं, पहले द्वार होता है। द्वार मतलब एक तरीके से डाइनिंग रूम होता है ना। आज के टाइम पे कोई भी अंदर आता है तो डायरेक्ट आपके रूम में नहीं घुसता, बाहर बैठता है। तो ऐसे गांव में भी होता है, जब भी कोई आता था पहले द्वार पे बैठता है, देन अंदर जाता है। ठीक है। तो इसी पूरी व्यवस्था को, जैसे आज के टाइम पे आप गाँव के घर देख लो, वैसे ही घरों को क्या बोलते थे, गृह स्थापत्य कला। तो उस टाइम हड़प्पा सभ्यता के लोग उस टाइम पे ऐसे घरों में रहते थे। ठीक है। तो ये इनकी क्या थी, विशेषता थी। अब देखो, आज की क्लास में इतने टॉपिक थे आपके, अब मैंने अभी यहाँ पे खत्म कर दिया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे सामाजिक विभिन्नता, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इसी चैप्टर का। दो ही टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग के बचे हैं, सामाजिक विभिन्नता और मन के बनाने के तरीके। मन के बनाने के तरीके। अब इन्हीं दो टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, देन हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दो टॉपिक हमारे बचे हैं, बाकी टॉपिक्स हमारे कवर अप हो चुके हैं। तो बच्चा, आपको कोई भी इशू रहेगा तो मुझसे पूछना, कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आप लोग को टेलीग्राम चैनल में नीचे आपको डाल दूंगी। नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। हमारा बाकी भी अकाउंट्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप लोग फॉलो कर सकते हो। कोई भी अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।